Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chemistry class. This is lesson for class 9, unit 4, structure of molecules. And today our topic is 4.5, nature of bonding and properties. This is online lesson number 6. इससे पहले वाले लेसन में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने देखा था कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और कौन से बॉन्ड जो है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर हमने कहा था आयनिक बॉन्ड है, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी थोड़ा सा देखा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी कुछ चीज़ों पर इफ़ेक्ट डालती हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कितना कोई चीज़ कंपाउंड जो सॉलिड हो सकता है या वो लिक्विड हो सकता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ों की डिपेंडेंसी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी थी और ये बॉन्डिंग फोर्सेस भी थी। तो आज हम इन डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा, कि ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं, ये बॉन्ड जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो आयनिक कंपाउंड की वही डिस्कशन है जो हम इससे पहले कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आम तौर पर एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनता है। एक बात हमने ये कही थी कि एक जो है वो केटाइन फॉर्म कर देता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इसी तरह एक एनाइन फॉर्म होता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कोई एटम। तो जब ये दो एनाइन और कैटाइन जो है फॉर्म हो जाते हैं तो उन दोनों के दरमियान फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होल्ड करती है एक्चुअली उस मॉलिक्यूल को। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो एक नया पॉइंट है वो ये है कि ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्रिस्टल लैटिस इसको कहते हैं, ये 3D अरेंजमेंट इसको कह सकते हैं, आप ऑर्डरली अरेंजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स एक सेम मीनिंग रखते हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस जो है, यानी कि ये सिर्फ एक आयन नहीं है कि यहाँ पर हम जैसे मॉलिक्यूल में तो होता है कि दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल लैटिस बनता है आयन्स एक दूसरे के साथ, जो कि डिफरेंट इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जैसे यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि सोडियम आयन जो है ये हमें येलो में नज़र आ रहा है और क्लोराइड आयन जो है ये हमें ग्रीन में नज़र आ रहा है। तो हमें ये 3D क्रिस्टल नज़र आ रहा है, क्रिस्टल लैटिस इसको कहते हैं, या 3D के ये जैसे ये क्लोराइड आयन जो है इस सोडियम के साथ अट्रैक्टेड है, इसी तरह ये क्लोराइड आयन जो है इस सोडियम के साथ भी अटैच्ड है, और इसी तरह ये इस सोडियम के साथ भी अटैच्ड है, और इसी तरह ऊपर नीचे आगे पीछे ये हर तरफ से दूसरे ऑपोजिट चार्ज के आयन के साथ ये अटैच्ड है, उसके साथ अट्रैक्टेड है। इसी वजह से हम ये कहते हैं फिर कि ये बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। तो ये हमने थोड़ा सा इसको समझ लिया है कि नेगेटिव चार्ज आयंस के दरमियान बनता है, और ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, 3D क्रिस्टल लैटिस जिसको हम कहते हैं उसमें होता है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव में आपकी बुक में क्वेश्चन है कि कौन सा बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होता है। तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड जो है वो डायरेक्शनल नहीं होते, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि हर तरफ से चार्ज की अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज की तरफ हर तरफ यकसा होती है, तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। वो दो ज़ाहिर है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होता है, तो उसके ख़ास डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये एक दरमियान में एक बात है कि इसको आप ध्यान में रखना है आपने। अब आयनिक कंपाउंड्स की हम चंद प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। ये क्रिस्टल बनाते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया कि हर तरफ उसका चार्ज जो है अट्रैक्टेड होता है, तो इसलिए वो क्रिस्टलाइन 3D सॉलिड शेप में होते हैं, और इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की ये है कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो निग्लिजिबल होती है। देखें, जब ये 3D क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं तो आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते, और कंडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो सॉलिड शेप में, या सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं कर सकते।
लेकिन जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएं, जब इनके आयंस, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में होता है कि इनके आयंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है और ये दोबारा आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन सकते हैं। या ये कि इनको हम मेल्ट कर लें, इनको हीट अप करें, ये मोल्टन फॉर्म में आ जाएं, तो फिर ज़ाहिर है इनके आयंस फ्री हो जाएंगे और तो फिर भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कर सकेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगे पास करना। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम। तो इन दोनों सूरतों में, सॉल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में, ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमने अभी देखा कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा, दूसरा ये कि चूँकि इनके दरमियान क्रिस्टल लैटिस है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है बल्कि एक बड़े क्रिस्टल, एक बड़े ग्रुप की शक्ल में है, तो इसी वजह से इनके ज़ाहिर है अब वो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये मेल्ट होंगे या बॉयल होंगे, तो इस वजह से इनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत हाई होते हैं। सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल दिए कि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट इसका 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। As ionic compounds are made of positive and negative ions, there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. So a great amount of energy is required to break these forces. ये हम बता चुके हैं कि जितना बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक यहाँ एक रूल समझ लें कि रूल ये सॉल्युबिलिटी का या डिज़ोल्व होने का रूल ये है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो इस आपने रूल को समझना है कि पोलर जो कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड भी ज़ाहिर है उसमें चार्ज होता है, ठीक है जी, दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, कैटाइन पर भी और एनाइन के ऊपर भी। और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो भी ज़ाहिर है उन पर डाइपोल होता है, लेकिन चार्ज उन पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या डाइपोल से उनके ऊपर भी चार्ज होता है। तो ये इसलिए हम ये कहते हैं कि पोलर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। दोनों चार्ज होते हैं, एक पर फुल चार्ज होता है, एक पर पार्शियल चार्ज होता है, लेकिन दोनों चार्ज होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं जैसे वाटर है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये अपने जैसे जो चार्ज सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब दूसरी बात, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि वाटर ज़ाहिर है इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके ऊपर, इस पर भी चार्ज है, हाइड्रोजन पर ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयन के साथ अटैच होकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का नेगेटिव साइड जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अपोजिट साइड पर आयंस को अट्रैक्ट किया जाता है तो ये अट्रैक्शन जो है, वाटर जो मॉलिक्यूल हैं वो आयंस को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच करते हैं, उनको वीक कर देते हैं और आखिर में उसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये इसी वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है और तो ये आयंस में चेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब है वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो ये नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको हम दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की। अब इसके बाद हम दोबारा आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, थोड़ी सी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी कि ये नॉन मेटल्स के दरमियान होता है, और फिर ये कि हमें पता है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को वीक समझते हैं इसलिए कि आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में ये वीक समझा जाता है, इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। वहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों अलग अलग फुल चार्ज होते हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये वीक बॉन्ड है। नॉन मेटल्स की एग्जांपल दे दी, हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, और मीथेन बना रहे हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल है, तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर देखें, लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। तो जो लोअर मॉलिक्यूलर मास यानी कि छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो उनके जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो गैसेस होती हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होती हैं।
तो ये एक बात समझनी चाहिए कि एक यहाँ पर जो डिस्कशन नहीं हुई हमारी आमतौर पर कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं, इनमें एक और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। ये हमारी बुक में चूँकि डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन इसे समझना ये चाहिए कि हमारी बुक में एक लेकिन टर्म यूज़ हुई थी कि पोल जो है वो टेम्परेरी पोल्स भी बन सकते हैं। तो टेम्परेरी पोल्स का मतलब ये होता है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान टेम्परेरी पोल्स, कभी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन अपने, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो मूव करते करते उसकी डेंसिटी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, तो उन पर टेम्परेरी डाइपोल बन जाता है, टेम्परेरी चार्ज थोड़ा सा आ जाता है, बहुत मामूली सा चार्ज होता है, लेकिन इतना चार्ज भी जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान और एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा कर देता है। इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में जिनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा होती हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कम होती हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि लोअर मॉलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। तो मैंने कहा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस छोटे मॉलिक्यूल्स में कम होती हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती हैं। तो ये वजह है, कॉन्ट्रैरी टू इट हायर मॉलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। तो ये थोड़ा सा हमने इसको देख लिया। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ को देखते, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, इनके दरमियान हमने कहा कि आमतौर पर अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे तो उनमें तो थोड़ी सी ज़ाहिर है डाइपोल की वजह से और या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो वो थोड़ा सा उनके मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जिनके देखने की जो नॉन पोलर हैं उनके दरमियान सिर्फ चूँकि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कम होते हैं। नंबर 2, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल तो नहीं है, ना मूव कर सकते हैं वो। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया होता है, तो उस वजह से वो मूव नहीं कर सकते। तो जब मूव नहीं कर सकते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकते। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। अलबत्ता ये जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो कभी कभार वो जो वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उनकी आयनाइजेशन हो जाती है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। तो अभी हमने रूल बताया कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो वाटर चूँकि पोलर है तो वो उसमें इंसॉल्युबल होंगे। अलबत्ता अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे ये बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन है तो ये नॉन पोलर हैं, तो यहाँ पर ये इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं। नंबर 4, लार्ज मॉलिक्यूल विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवेलेंट crystals which are very stable and hard. They have very high melting and boiling points. तो उसकी का एक एग्जांपल है, जैसे डायमंड की आप ले लें एग्जांपल, तो उनमें भी क्रिस्टल लैटिस बनता है कि होता तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। तो एक बड़ा 3D वो भी 3D या 2D वो डायमेंशन में क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। तो उस सूरत में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और हार्ड हो जाते हैं और उनके फिर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। अब पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स की हमने थोड़ी सी बात की थी, जो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड बनते हैं, तो उनमें पोलैरिटी आती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा कोई कंपाउंड पोलर हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस नहीं होगा तो ज़ाहिर है पोलैरिटी भी नहीं होगी, तो फिर नॉन पोलर होंगे। तो पॉलिंग स्केल में हमने देखा था कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 4 है, और वही उसी से के रिलेशन में अब बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफरेंस देखते हैं। तो ज़ाहिर है कि जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो वो नॉन पोलर होंगे, जिनके दौरान होगा तो वो पोलर होंगे। तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में भी फिर डिफरेंस है।
तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर, ये वाटर क्योंकि पोलर है, अभी हमने कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक के रूल के तहत ये नॉन पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर, तो पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल के तहत वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किसी सूरत में भी नहीं करते। लेकिन जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो एक्वस सोल्यूशन में ऑफ अ पोलर कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर में इनकी थोड़ी सी आयनाइजेशन हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन सेम है जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स की होती हैं। तो इनके न्यूक्लियाई जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अटैचमेंट होती है, तो इसलिए वो वाटर में आयंस फॉर्म नहीं करते। और दूसरी ये बात है कि कोवेलेंट नेचर की वजह से दे फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वो रूल जो हमने बताया उसके तहत ये कोवेलेंट नेचर की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन वाटर जो कि पोलर है तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। और फिर कि यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड्स द डाईपोल, अलबत्ता इन पर चार्ज आता है क्योंकि ये एक ज़ाहिर है जो डाईपोल इन पर डेवलप होता है उसकी वजह से ये इनका रिजिड कंपाउंड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं। इनके जितनी भी मेटल्स हैं, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं, मोस्ट 70% 80% जो मेटल्स हैं दे शो मेटालिक लस्टर। जब मेटल जो प्योर फॉर्म में होती है तो उनमें एक मेटालिक लस्टर और चमक होती है, शाइन होती है उसके अंदर। नंबर 2 दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मतलब है मैलिएबिलिटी का और डक्टिलिटी का। मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, व्हाइल डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इनको हम प्रेस करते हैं, इनको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, ढल जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाते हैं और चार्ज अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए ब्रिटल नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, बल्कि मोल्ड हो जाते हैं। इसलिए वायर्स भी बन सकती हैं इनकी और शीट्स भी बन सकती हैं, किसी भी तरह आप इनको ढाल लेते हैं। नंबर 3 दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर हाई होते हैं, तो इनके दरमियान ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हमने कहा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेटल्स के दरमियान है, तो ज़ाहिर इसी वजह से इनके इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। नंबर 4 बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज। अब ज़ाहिर है आमतौर पर मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि उनको जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी कम है और वो इजीली केटाइन फॉर्म कर लेते हैं। और नंबर 5 दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, तो वो मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर रजिस्टर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबल एंड डक्टाइल? तो malleable, the property of metals that it can be converted to sheets is called as malleability. Ductility, ductile, the property of metals that it can be converted into wires is called as ductility. Right two properties of non-polar covalent compounds. Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water. Non-polar covalent compounds do not conduct electricity. नंबर 3 वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो अभी हम स्टडी करके आए कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म बिकॉज दे हैव फ्री आयंस इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो फ्री आयंस जो है वो सोल्यूशन मोल्टन फॉर्म में होते हैं। सॉलिड स्टेट में तो 3D क्रिस्टल में ये अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ बहुत सॉलिडली, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? मेटल्स में हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोबाइल इन नेचर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, हैंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Why ionic compounds are easily soluble in water? Ionic compounds are easily soluble in water because water is a polar solvent with a high dielectric constant, जिसको हम देख चुके हैं अब। It weakens attraction between ions so they dissociate in water। तो ब्रेक हो जाते हैं, तो आयंस में तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो हमने पेज 69 में आपको पहले डिस्कस हो चुकी हैं सारी प्रॉपर्टीज, वहाँ से आप नोट डाउन कर लें और लर्न भी करना है। गिव द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड तो सेम है, तो पेज 69 से आपको लिखना है और लर्न करना है। तो ये 7 क्वेश्चन के आंसर आपको अपने रजिस्टर में लिखने भी हैं और उनको लर्न भी करना है आपने। इसके साथ ही हमारा लेसन आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।